नमस्कार, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। बिहार में अब चुनाव का अंतिम राउंड है। हर कोई हर हाल में सत्ता की रेस जीतना चाहता है। कौन किसका खेल बिगाड़ेगा और कौन किसे सत्ता तक ले जाएगा, ये रिजल्ट के साथ साफ होगा। लेकिन वोटिंग से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव में अखिलेश के कूदने को लेकर बड़ी बातें कही। ओवैसी खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता मानते हैं, लिहाजा उन्होंने अखिलेश से पूछ लिया कि एमवाई से पीडीए पर क्यों आ गया, क्यों मुस्लिमों का वोट लेकर उन्हें ही भूल गए। दरअसल बिहार में करीब 18% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो करीब 70 से 80 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एक तरफ ओवैसी हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी के साथ अखिलेश हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुस्लिमों का हितैषी कौन है। इस पर होगा आज का ब्रह्मास्त्र, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट आप देखिए। बिहार के चुनावी मैदान में अब सियासी मैच के आखिरी ओवर चल रहे हैं। तेजस्वी के लिए अखिलेश भी यूपी से निकलकर बिहार के सियासी रण में खूब पसीना बहा रहे हैं। लेकिन एमवाई से निकलकर पीडीए की सियासी पटरी पर सवार अखिलेश की गाड़ी ओवैसी ने डिरेल कर दी है। कितने असेंबली के चुनाव हार गए, 2017 हार गए जब खुद मुख्यमंत्री थे, 2022 हार गए, फिर आप 2019 का पार्लियामेंट आपने बुरी तरह हार गया, 24 में आप कुछ सीट जीत पाए। आप नाम लेते हैं, कल तक एमवाई बोलते थे, अब पीडीए बोल रहे हैं। मगर पीडीए में वो ब्रैकेट्स में होता है और स्मॉल लेटर्स में होता है, कैपिटल लेटर्स में खाली वाई होता है। और पीडीए में कभी आप लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। तो ये भारत के 14% मुसलमानों ने इन लोगों को देख लिया है कि ये सिर्फ बोलते हैं कि तुम जिंदा रहो, तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारी बेरोजगारी, तुमसे जो नाइंसाफी की जा रही है, तुम्हारे जो मजहबी इदारों पर हमले किए जा रहे हैं, उसको सब बर्दाश्त करो। हम तुम्हारे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि तुम रमजान में अपने सर पे टोपी पहनेंगे, गले में एक रुमाल डाल देंगे और खजूर खा के तुमसे फोटो लेके हम तुमको बता देंगे हम तुम्हारे चाहने वाले हैं। कल अखिलेश यादव दरभंगा में थे, आरजेडी के समर्थन में जनता से वोट मांग रहे थे। लेकिन रैली के दौरान उन्होंने बिना नाम लिए ओवैसी और पीके पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश जानते हैं कि बिहार में बीजेपी की बी टीम का ठप्पा अगर ओवैसी पर लग गया तो गेम चेंज हो सकता है। हालांकि इससे पहले के चुनावों में भी विपक्ष ये नाकाम कोशिश कर चुका है। बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई एक टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? एमवाई कार्ड के सहारे मुस्लिमों का वोट लेकर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, लेकिन अब एमवाई से पीडीए हो गई। तेजस्वी जिस एमवाई के सहारे चुनाव जीतने का जोर लगा रहे हैं, तो वही महागठबंधन डिप्टी सीएम के मुस्लिम चेहरे पर घिरा हुआ है। लिहाजा ओवैसी ने भी मौका पाकर अखिलेश के बहाने महागठबंधन का खेल खराब कर दिया, क्योंकि खुद ओवैसी मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता होने का दावा करते हैं। बिहार चुनाव में उनका जोश इसलिए भी हाई है क्योंकि जेवीसी के सर्वे में उन्हें 3 से 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, एआईएमआईएम को 3 से 4 सीट। अगर आप टोटल नीचे देखें तो महागठबंधन 93 से 112 और एनडीए जो है 120 से 140, एआईएमआईएम 3 से 4, बीएसपी 2, जनसुराज पार्टी लगभग 0 से 1 और बाकी अन्य दल जो हैं वो भी 3 सीटों पर हैं। लेकिन इस वक्त बहुत चौंकाने वाली बात कि इस बार फिर 3 से 4 सीटें जो हैं एआईएमआईएम की। बिहार की राजनीति में मुस्लिम समुदाय की स्थिति एक कड़वे सच की तरह है। राज्य की कुल आबादी का 17% से अधिक हिस्सा मुसलमानों का होने के बावजूद उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी न केवल सीमित है बल्कि लगातार घटती जा रही है। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब सत्ता की मिठाई खाने की बारी आती है तो उनकी भागीदारी को भुला दिया जाता है।
तो इसी को लेकर ओवैसी ने पीडीए की साइकिल पंचर करके अखिलेश पर एमवाई का बाउंसर फेंक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दर्शकों, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव में 29 सीटों पर चुनावी मैदान में है और वो अपने प्रत्याशियों के लिए पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस होता है कि कैसे भी किसी भी राज्य में जब चुनाव वो लड़े तो मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट कर पाए, अपनी तरफ कर पाए। और इसी कंसोलिडेशन के चक्कर में उन्होंने मुस्लिम वोटों के आड़े आने वाले हर एक व्यक्ति को टारगेट पर रखा है। इस बार अखिलेश यादव निशाने पर है, लेकिन जब वो अखिलेश यादव को निशाने पर रख रहे हैं तो वो ये भी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव अब तक मुस्लिमों की सियासत करते आए हैं। फिलहाल कई सारे मेहमान उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई जो अखिलेश यादव की पार्टी या समाजवादी पार्टी सिर्फ वोटों के लिए मुस्लिमों को याद रखती है, वाकई में उनका उत्थान नहीं करती है क्या, जैसा आरोप ओवैसी साहब लगा रहे हैं। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मुफ्ती वजाहत काजमी साहब जुड़ गए जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ प्रोफेसर सौरभ मालवीय जुड़ गए, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ दीपक रंजन जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ शादाब खान जुड़ गए, AIMIM के नेता। और हमारे साथ फाजिल अहमद जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत शादाब भाई आप ही से करता हूं। ये जो ओवैसी साहब कह रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, क्योंकि हम सवाल पूछेंगे, समाजवादी पार्टी अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करेगी। आज आपके सामने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप खुद बताइए कि बैरिस्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं और मुस्लिमों के लिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने काम किया या सिर्फ वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल किया, वो आपके मन में जो चीजें उसको जरा स्पष्ट तरीके से रखने की कोशिश कीजिए। देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बात स्पष्ट की है जी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करती है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करती है, लेकिन अखिलेश जी पूरी तरह से नाकाम है। MY समीकरण का क्या हुआ? मुस्लिम यादव समीकरण PDA में कन्वर्ट हुआ तो M कहां चला गया उसका? आप बता दीजिए। मल्ला यादव समीकरण का क्या हुआ? आप बात करते थे मुस्लिम यादव की, वो मल्ला यादव बन गया। तो हम लोग स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि ये अहंकार है। आपको हमारे नाम तक से आपत्ति है, आप हमसे इतनी नफरत करते हैं। जिस प्रकार से महाभारत हुई, महाभारत में पांडवों ने 5 गांव मांगा था कौरवों से, लेकिन कौरवों का अहंकार था कि उन्होंने पांडवों को 5 गांव नहीं दिया, उसके बाद में उनका पूरा साम्राज्य लूट गया। वही अहंकार, कौरवों वाला अहंकार अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी को हो चुका है। वो समझते हैं कि मुसलमान हमको वोट डालने वाला रोबोट है, और ये बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, अच्छा, मुसलमान शादाब भाई, एक चीज अच्छी लगी मुझे, दुरुपयोग किया गया। आपने महाभारत पढ़ी है, ये बात तो सुनकर अच्छा लगा, ये बात समझकर अच्छा लगा। ठीक है शादाब भाई, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। दीपक रंजन जी, सीधा जवाब दे दीजिए, आप क्या मुसलमानों को वोट देने का रोबोट बनाकर रखते हैं क्या, कि भाई आप जाएंगे अपना चेहरा दिखाएंगे वोट दे देंगे, काम नहीं करेंगे? AIMIM तो सीधे तौर पर कह रही है ना कि आप लोगों को अब शर्म आने लगी है मुस्लिम कहने में भी। M फॉर मल्लाह आप बोल देंगे, M फॉर मुस्लिम नहीं कहेंगे, उसको A के फॉर्म में आपने अल्पसंख्यक के रूप में टर्मिनल आउट कर दिया है। अनुराग भाई, ओवैसी साहब की अपनी पार्टी है, जब जिसको क्या कहना है, कब किसको क्या नहीं कहना है, ये उनका विशेष अधिकार है, जिसको जो कहना है वो कहें। लेकिन 29 सीटों पे अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं। मैं बार बार उनसे पूछना चाहता हूं, आपके जो प्रवक्ता बैठे AIMIM के, ओवैसी साहब की पार्टी के, मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि ये सत्ता पक्ष के साथ है या सत्ता पक्ष के खिलाफ है? ये सत्तारूढ़ दल जो वहां पे काबिज एनडीए की जो वहां पे सरकार चल रही है, ये उसको हटाना ये उसको हटाना चाहते हैं या उसके साथ जाना चाहते हैं? इस चीज को बड़ी क्लियरिटी के साथ बिहार की देवतुल्य, बिहार की सामान्य जनता को देखिए, MY हमारा तब भी ऑन था और MY हमारा आज भी ऑन है। MY की बात लगातार जो है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी देखिए अनुराग भाई, सभी धर्म, सभी समाज का, सभी का सम्मान करती है, किसी एक धर्म को लेकर के नहीं चलती। नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट है ना। दीपक रंजन जी, आप जो बात कह रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट है? युवाओं की दीपक जी सुनिए तो सही मेरी बात। अनुराग दीपक सर, आपने बोला सर, आपने ओपनिंग कमेंट दिया, मैं तो आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर बोलना आप ही को है। दीपक सर, बोलना आप ही को है। मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप जो बात कह रहे हो उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? आप कह रहे हैं कि हम MY में M फॉर मुस्लिम अभी भी मानते हैं, फिर आप कह रहे हैं हम सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं। अगर सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है तो ये MY फैक्टर समाजवादी पार्टी ने पकड़ा क्यों था? अरे MY से महिला युवा, M से क्या महिलाएं, महिलाओं का सम्मान ना करें? इसका मतलब ये कि आप फिर से बच रहे हैं, लेकर के ना चले। मुस्लिम कहने से फिर बच रहे हैं आप। ओवैसी साहब,
अनुराग भाई सुन लीजिए, मेरी बात आने दीजिए। और सर, पीडीए जल्दी रहा से। सवाल पीडीए का, देखिए पीडीए का मतलब है पीड़ित, दुखित, अपमानित। ये बता दें शादाब साहब कि आज की तारीख में जो मुस्लिम समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीड़ित, दुखित, अपमानित है या नहीं है? या इनके हिसाब से, शादाब भाई और दीपक जी को आमने सामने रखिएगा। शादाब साहब के हिसाब से जो मुस्लिम समाज है या जो मुस्लिम समुदाय है उसका कल्याण हो रहा है इस भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार में, तानाशाही सरकार में। अरे भाई ओवैसी साहब हो या सादाब साहब हो, वो सही है, वो सही है। देखिए आप सही है। देखिए क्या मसला क्या है दीपक जी, मसला ये है कि एक तो आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी को उन आरोपों पर जवाब देना है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि आप तो करीबी होने की बात कहते हैं ना, और जब आप एक ही वर्ग के करीबी होने की बात कहते हैं उस पर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं। शादाब भाई आपसे फिर क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। शादाब भाई प्लीज जवाब दे दीजिए। अनुराग भाई आ रहा हूं दीपक जी, इसके बाद शादाब भाई कुछ कह रहे हैं। बीजेपी की कुनीतियों के खिलाफ अपने टर्म पे बोल लीजिए। ठीक है, ओके दीपक जी, फिर मिलेगा मौका। शादाब साहब ओके, बीजेपी को भी लेकर आएंगे प्लीज जल्दी से। शादाब भाई, लॉ एंड ऑर्डर पे ओवैसी साहब को बोलना चाहिए नहीं? ठीक अरे है, सुन तो लीजिए भाई। अच्छा ठीक। देखिए रंजन जी, आप शायद ओवैसी साहब के कल के कार्यक्रम को भी नहीं सुने हैं। ओवैसी साहब ने कहा कि अगर लालू जी का राज जंगल राज 1 था तो नीतीश कुमार का जंगल राज 2 है, जहां पर अपराध बढ़ रहा है और हमें एनडीए को हराना है। लेकिन जब हम लोग के 4 विधायकों को तोड़ा गया, उसके बावजूद भी हमने बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए सिर्फ 6 सीट मांगा था, जबकि हम पिछली बार भी 5 सीट जीते थे। इसीलिए कहा कि आपको कौरवों वाला अहंकार हो चुका है और आप 6 सीट नहीं दिए। जिस प्रकार कौरव 5 गांव नहीं दिए तो पूरी सत्ता गई थी। आप हमसे नफरत क्यों करते हैं? आप 2% मल्लाह को रिप्रेजेंटेशन देंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर करेंगे। 20% मुसलमान को आप डिक्लेयर क्यों नहीं करते डिप्टी चीफ मिनिस्टर? क्योंकि हम लोग सिर्फ दरिया बिछाएंगे, हम कुर्सियां लगाएंगे। हम लोग बराबर के नागरिक है, हमारी वोटों की वजह से आप सत्ता में आते आए हैं। अब वो जमाना बदल चुका है। आपको सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाना पड़ेगा। एमयू किशनगंज कहां चला गया? आपने सीमांचल के संबंध में कौन सी बात की अपने मैनिफेस्टो के दौरान? अच्छा शादाब भाई, आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि आप बार-बार एक बात कह रहे हैं कि अहंकार आ चुका है, ये लोग काफी घमंड में, और घमंड तो किसी का नहीं चला आज तक दुनिया में। तो मतलब आप ये एक मानकर चल रहे हैं कि इस बार महागठबंधन का कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि वो घमंड में आ चुके हैं? मैंने कहा ना, अपनी हार का कारण खुद ये बनने वाले हैं और हारने के बाद ये हमारे तो दीपक रंजन जी, जब आपने सवाल पूछ रहे हैं कि आप एनडीए के विरोध में है या नहीं है, वो जवाब इस तौर पर दे रहे हैं कि आप तो कम से कम हार रहे हैं महागठबंधन के लोग। क्या कह रहे हैं अनुराग भाई? दीपक जी, शादाब भाई जो एआईएमआईएम के नेता है वो कह रहे हैं वहां पर जो एनडीए का घमंड चूर होने जा रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं आप घमंड में आ चुके हैं, तो आप लोग तो नहीं जीतने वाले। एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने अपने 29 अरे भाई अनुराग भाई, मेरी बात तो आने दीजिए। मैं पूछ रहा हूं शादाब भाई से कि आपकी 29 सीटों पे आपने अपने प्रत्याशी खड़े किए। अगर आप 29 को 29 सीट अगर आप जीत जाएंगे तो क्या है, आप सरकार महागठबंधन के बनाने में आप शामिल होंगे या आप मदद करेंगे महागठबंधन की, या फिर आप एनडीए के साथ चल जाएंगे? आज इसको क्रिएटिव के साथ बता करके जाए। बिल्कुल दीपक कि क्या जालिम हुकूमत को उखाड़ फेंकने में इंडिया गठबंधन के इंडिया ब्लॉक की मदद करेंगे या नहीं करेंगे? इस जालिम हुकूमत को उखाड़ आज बोल करके जाए शादाब भाई। दीपक जी सुनिए ना, आप ये इनजस्टिस कर रहे हैं। नहीं दीपक जी सुनिए ना, एक मिनट। शादाब भाई आपके पक्ष का एक सवाल पूछ रहा हूँ, सुनिए ना शादाब भाई। मैं दीपक जी एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अभी अब वो 29 सीट जीत जाएंगे तो आपको उनका साथ चाहिए, लेकिन वो आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते तो आप सीट नहीं दे पा रहे थे। आपको नहीं लगता कि आप सिर्फ मीठा मीठा खा लेना चाहते हैं, कड़वा थूक देना चाहते हैं? अरे भाई देंगे कि नहीं देंगे? अरे मैं आप आगे की बात, जब आपको देना था उनको सीटें तो आप तो दे नहीं पाए। चल रही है दीपक, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि क्या एनडीए के साथ जा सकते हैं? ये मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ कि एनडीए के साथ जाएंगे, इंडिया ब्लॉक के साथ? ठीक है, ओके शादाब भाई लास्ट 10 सेकंड, फिर उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट के पास जा रहा हूं। शादाब भाई लास्ट 10 सेकंड आपके। जवाब ही नहीं सुन रहे ना। जो मैं आपको क्या खिला कर भेजा कि तो मन नहीं जाएंगे बिहार के? आप जवाब तो सुन लीजिए, आपको अहंकार इतना है, आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते। आपको बिहार की जनता को क्लियर करना होगा। अरे आप मुसलमानों पे सिर्फ एलिगेशन लगे, जवाब भी सुन लीजिए। जवाब के लिए जवाब भी सुन लीजिए। हम लोग सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की शर्त लगाएंगे, हमारी शर्तों की सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है सर, डन। ओके प्लीज अब आप दोनों दूसरे पैनलिस्ट को भी सुनिए। फाजिल भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं और एहसन सिंह जी वो कह रहे हैं बीजेपी ने मुस्लिमों पर दमन किया, बीजेपी मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देती है। ये सारे सवाल मैं आगे आपसे पूछूं उससे पहले, क्या समाजवादी पार्टी की हालत, जैसा कि ओवैसी साहब आरोप लगा रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी की हालत ना खुदा मिला ना बिसाले सनम वाली हो गई? क्या भाई, हिंदू वोट के लिए वो बोलते जरूर है कि हम सबके साथ हैं, लेकिन किस तरफ झुकाव है ये सबको पता है।
और ओवैसी साहब आते हैं अचानक से और कह देते हैं कि ये तो मुस्लिमों के लिए भी नहीं कुछ करने को तैयार है। देखिए अनुराग जी, ये लोग कलयुग के मारीच और सुबाहु हैं, राहु और केतु हैं, विकास के बाधक हैं। आप बताइए 80% को तो पहले ही, जो बहुसंख्यक समाज है उसको तो पहले ही किनारे कर देते हैं कि नहीं हमको हिंदुओं से मतलब नहीं और मुसलमानों के लिए करते नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप? हिंदुओं के हैं नहीं और मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे नहीं। आप बताइए समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है तो 700 दंगा करा देगी, तो आपस में लड़के हिंदू मुसलमान बहुत सारे लोग वो खून खराबे में मारे जाएंगे, कुछ जेल में चले जाएंगे, कुछ को नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ को रोजगार नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पे ये जो राहु केतु है ना, मारी सुबाहु हैं, ये दोनों सिर्फ मुसलमानों के नाम। लेकिन क्या ओवैसी साहब सही कह रहे हैं एहसन सिंह जी? अब बताइए, क्या ओवैसी साहब सही कह रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी अब मुस्लिमों का MY समीकरण में से M जो मुस्लिमों के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो महिला और दूसरे टर्मिनोलॉजी में इस्तेमाल करने लगी है? क्या अब मुस्लिम बोलने से भी डर रही है क्या समाजवादी पार्टी? देखिए, उन्होंने अपना समीकरण बदल दिया। उन्होंने कहा PDA, पहला दावा अहिर, केवल अहिर की पार्टी बन के रह गई है, समाज की पार्टी कहाँ रह गई है? और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुसलमानों के 50% आबादी के हित के लिए 3 तलाक जैसा कानून आ जाता है, ईदी योजना आ जाती है, उड़ान योजना आ जाती है, शादी शगुन योजना आ जाती है, हमारे मुस्लिम भाई हज पे जा सके 18% से घटा के 5% सब्सिडी हो जाती है, हज कोटा में को विस्तार कर दिया जाता है, रात्रि उड़ान को बढ़ावा दे दिया जाता है, उजाला है, उज्ज्वला है, किसान सम्मान निधि है, गरीब कल्याण की योजना, ये सारी योजनाएं तो हमारे लगभग 25 से 27% लाभ हमारे मुस्लिम भाई लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है, करती है। और समाजवादी पार्टी ने एक हकमार पार्टी है, मुसलमानों के हक को मारने का कार्य जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने किया, मुझे लगता है कि समाज में कोई नहीं किया। भाई MY समीकरण अभी खुलेआम डंके के चोट पे आपसे कहे तो MY समीकरण में बताइए, 4 बार इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 बार मुख्यमंत्री बने, मुसलमानों को कितने बार बनाए? नहीं बनाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो देश का ठीक है। एहसन सिंह जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। और चूंकि ये वर्ग ऐसा है जिसको बार बार कहा जाता है कि ये पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, आप क्या कर रहे हैं ये बताने के साथ साथ आप रिप्रेजेंटेशन कितना दे रहे हैं इस पर जवाब तैयार रखिएगा। एहसन सिंह जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। फाजिल भाई, तो क्या अखिलेश यादव सही कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों के लिए जो कर रहे हैं, सभी धर्मों के लिए जो कर रहे हैं वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी या विपक्ष कर रहा है वो सही कह रहे हैं, या फिर मुस्लिम लोगों के सबसे बड़े हितैषी बनने की कोशिश करने वाले असदुद्दीन ओवैसी सही कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि MY फैक्टर के M को मुस्लिम बोलने से भी समाजवादी पार्टी डर रही है। अनुराग भाई, जब महाभारत की बात हुई है तो मैं भी महाभारत से ही शुरुआत करूंगा। महाभारत के अंत में द्रौपदी के 5 पुत्रों की जब हत्या हो गई तब द्रौपदी चिहाड़ मार के रोने लगी और कही कि आज मैं जाने की युद्ध की विभीषिका क्या होती है। समझ रहे मेरी बात? जब अपने 5 पुत्र की हत्या हो गई तब तिहाड़ मार के द्रौपदी रोई और कहा कि आज मैंने समझा कि इस युद्ध की विभीषिका का मतलब क्या होता है, दर्द क्या होता है। जो खेल खेला जा रहा है ना देश के अंदर, जो खेल खेला जा रहा है उसका दर्द मुसलमान ही समझ रहा है, कह नहीं पा रहा है। बस इतनी सी बात है कि वो कह नहीं पा रहा है। नहीं, आज कह दीजिए ना फाजिल भाई, आज कह दीजिए, आज तो अच्छा मौका है कहने का। AIMIM आपके साथ है, समाजवादी पार्टी आपके साथ है। अब आप बोलने ही नहीं देते, काज़मी साहब हंस रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप समझा दीजिए, आज वो दर्द बयां कर दीजिए। मैं बता दर्द क्या है वो आगे बता रहा हूं आपको। मुसलमानों को इंडिया गठबंधन को वोट दे देता है, लेकिन उम्मीद कुछ नहीं रखता है। हम दिल पर पत्थर बांध लेते हैं अच्छा कि हमको कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी वोट हम इसलिए देते हैं इंडिया गठबंधन को कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी मशीन को गंगा जल से शुद्ध करेगी। उसे मुसलमानों का तो वोट ही नहीं चाहिए, उसे तो इस्लाम और मुसलमान से नफरत है, भले वो सत्ता में रहे चाहे मत रहे। इसलिए हम लोग मजबूर हैं इंडिया गठबंधन को वोट देने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट नहीं देते हैं कि वो हमारे वोट को गंगा जल से शुद्ध करते हैं और कहते हैं कि हमें इस्लाम और मुसलमान से नफरत है, हम कभी भी मुसलमानों ये क्या जवाब आप दीपक रंजन जी को दे रहे हैं फाजिल भाई, ये कहते हुए कि आप वोट दे देते हैं इंडिया गठबंधन को लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता? ये जवाब तो आप सीधा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं। मतलब ओवैसी साहब ठीक कह रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सबका नाम ले रहा हूँ। नहीं, बाकी समझदार तो यहाँ सभी हैं। हमने ज्ञान माफी के मामले में देखा, हमने कई मॉब लिंचिंग्स के बारे में देखा, हमारी मस्जिदें मदरसे वक्फ बोर्ड के मामले में सबका चेहरा बेनकाब हुआ, सारे चीजों को हम लोगों ने देखा है। और अगर मुसलमान खुद खड़ा होकर के ना लड़े तो हम तो बर्बाद हो जाते। हम लोग को तो अदालत से इंसाफ मिला, हमें किसी पार्टी से इंसाफ थोड़ा ही मिला है। ठीक है। और दूसरा एहसन सिंह कह रहे हैं कि हमने इतनी योजना चला दी। अरे भैया, योजना चला रहे हैं
तो जीएसटी भी तो ले रहे हैं आप। बार बार क्यों एहसान जताते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई जीएसटी इतना ज्यादा 18% से जीएसटी 28 से बढ़ा के इन्होंने 40% जीएसटी कर दिया। 28% से बढ़ा करके 40% जीएसटी कर दिया, तो क्या मुसलमान जीएसटी नहीं दे रहा है? जब सारी सुविधा आप दे रहे हैं, मुसलमान जब सारी सुविधा दे रहे हैं, तो वोट लेने में क्यों आपको इतना एतराज है? आप क्यों नहीं कहते कि हमको मुसलमानों को वोट चाहिए? एसएन सिंह जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। दीपक रंजन जी, फाजिल भाई एक आम मुस्लिम के तौर पर अपना दर्द बयां कर रहे थे उनके शब्दों में, और वो दर्द ये कि वोट आप भी ले लेते, करते कुछ नहीं है। तो कोई अलग खास छवि नहीं है आपकी बीजेपी से आम मुस्लिम के मन में? देखिए अनुराग भाई, मैं आ रहा हूं एसएन सिंह जी इसके बाद। दीपक जी मिला करके चलता है, और समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम आप मुझसे पूछ रहे हैं अनुराग भाई या दीपक जी आप ही से सवाल है। वो कह रहे हैं खास अलग नहीं है आप बीजेपी भाई ने, जो आप भी वोट लेते कुछ नहीं करते मुस्लिमों के लिए। नहीं देखिए, अरे देखिए आप फाजिल भाई ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि देखिए मुस्लिम समाज जो है, मुस्लिम समुदाय जो है, वो समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता है, और समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती है। आप हम उस बेरोजगार के साथ नहीं समझ रहे, उन्होंने कहा उनका दर्द है, आप वोट ले लेते करते कुछ नहीं है। देखिए बीजेपी को वो वोट देते नहीं है, आपको देना मजबूरी है, और आप करते कुछ नहीं है। फाजिल भाई ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी समाजवादी नहीं देखिए मुस्लिम समाज के लोग हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे लोग हैं, हम लोग लगातार उनके दुख तकलीफ में खड़े रहते हैं। भाई तो बीजेपी भी कहती है, समय पर अभी पूछूंगा तो वो भी बताएंगे कि बीजेपी के लिए मुस्लिम कितने अजीज है। देखिए बीजेपी भाई कहने और होने में फर्क है ना। फाजिल जी जवाब दे दीजिए, आपकी बात का जवाब दे रहे दीपक रंजन जी। बीजेपी का दौरा से दिख रहा है। अरे फिर बीजेपी पर आगे, फाजिल भाई की बात का जवाब दीजिए ना सर। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। अब आप भागने लगे दीपक जी, अब आप मुद्दे से भागने लगे। मैं रिप्रेजेंटेशन और मुस्लिमों के उत्थान की बात कह रहा हूं, अब आप भागने लगे। लॉ एंड ऑर्डर ये किसी और दिन डिबेट में चर्चा का विषय हो जाए। वोट पे जब बिल भाजपा ले आई, अनुराग भाई ठीक है फाजिल जी, इट्स योर टाइम। दुलार से ज्यादा खुलेआम हत्या कर दी जा रही है। जरा एक मिनट सर, एक मिनट रंजन भाई प्लीज थोड़ा, ठीक है 1 मिनट समय हमको दीजिए, बस 20 सेकंड में अपनी बात हम कंप्लीट करेंगे। दीपक जी अब तो पीडीए के अल्पसंख्यक और एमवाई के मुस्लिम को तो सुनिए कि किसी परिवार ने अपने दुलार चंद यादव को दिया, और आप कह रहे हैं ठीक है दीपक सर हो गया ठीक है। फाजिल भाई योर टाइम, जल्दी से सर, देखिए 20 सेकंड। देखिए अनुराग भाई, वक्फ बोर्ड एक ऐसा मामला था जहां हमारी पुश्तैनी जमीनों को छीनने की योजना बनाई जा रही थी। उस योजना को जब वक्फ बिल गिराने में इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के जो कैडराइज्ड, जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, उनके साथ इन लोगों ने कोई बातचीत नहीं किया, कोई लॉबिंग नहीं की, किसी तरह की कोई प्रयास नहीं किया, चुपचाप अपना वोट दे दिया। बिल गिरे चाहे पास हो, इनसे कोई मतलब नहीं रहा। यहां तक कि नीतीश कुमार को भी इन्होंने मैनेज नहीं किया। आज भी अगर राहुल गांधी चाह दें तो आज सरकार बीजेपी की गिर जाएगी। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से लोग कभी बात नहीं करते। आप ये कह रहे हैं कि चुपचाप सरकार को बैरिस्टर साहब पर आरोप लगता है कि बीजेपी की बी टीम है, ये महागठबंधन और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, आप ये कह रहे हैं? चुपचाप आप कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम महागठबंधन नहीं है? चुपचाप सरकार को बिल पास होने दिया। केंद्र की सरकार, बिहार की सरकार, दोनों जा रही है। सरकारें गिरती है, और सरकार गिरने के बाद जो प्रयास ये करते हैं अपनी सरकार को बचाने के लिए, उसी तरह से बिल को पास नहीं होने देने के लिए। ठीक है भाई, अभी तक की चर्चा में शादाब भाई, मुझे कम से कम ये लगता है कि ओवैसी साहब जो कह रहे हैं केंद्र की सरकार जा रही है, ये आम मुस्लिम भी सोचता है, कम से कम फाजिल अहमद को सुनकर तो ये लग रहा है। वजाहत काज़मी साहब, लेकिन क्या फिर देश में सिर्फ मुस्लिम जो है वो वोट बैंक का काम करेगा? क्योंकि एक आंकड़ा ये है कि 243 सीटें बिहार में, मैं कह रहा हूं बीजेपी को छोड़ दे रहे हैं। महागठबंधन की बात करते हैं, आरजेडी ने 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार मुस्लिमों को उतारा है, कांग्रेस ने 10 सीटों पर, टोटल होते हैं 19, एक आध आंकड़ा ऊपर नीचे कर लीजिएगा। तो इन्होंने तो जो बहुत हितैषी, बहुत बड़े समर्थक है मुस्लिमों के, उन्होंने 243 में से महज 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। तो क्या मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक है इन सबके लिए? मेरे भाई, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अखिलेश यादव की बात मैं सुन रहा हूं, और कौन किसकी बी टीम है ये तो नहीं पता, लेकिन अखिलेश पिछले एक लंबे टाइम से, और समाजवादी वो कांग्रेस की बी टीम बन करके काम करती रही है हमेशा। यूपीए की सरकार में सबने देखा है, मुलायम सिंह से लेकर के अखिलेश तक 3 से 4 बार वो सीएम रहे हैं, कभी किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं बना सके।
कांग्रेस में कितने साल इस देश में सरकार रही है, कभी वो किसी मुसलमान को पीएम या डिप्टी पीएम नहीं बना सके, किसी स्टेट में सीएम नहीं बना सके। और इसी बिहार में जब गफूर साहब सीएम हुआ करते थे तो कांग्रेस ने उनके हटाने और लगाने में क्या किरदार अदा किया था, वो अपने आप में एक इतिहास है। मुसलमान कितना बेचारा, कितना लावारिस, कितना यतीम, कितना मिस्कीन और कितना पसमानदा, कितना पिछड़ा हुआ और कितना जिल्लत और रुसवाई का वक्त गुजार रहा है कि 18% होने के बावजूद भी इतने हितैषी मुसलमानों के ये हैं कि एमवाई फैक्टर चलाया यूपी से लेके बिहार तक। वो फैमिली भी 3-4 बार, वो राबड़ी जी सीएम, लालू जी सीएम, बेटा डिप्टी सीएम, ये बेटा मंत्री, वो बेटी राज्यसभा, कुछ नहीं छोड़ा है। लेकिन आज भी उनके मुंह से नहीं निकलेगा कि किसी मुसलमान को वो सीएम या डिप्टी सीएम बनाएंगे। आप एमवाई फैक्टर का लाभ 4 बार यूपी में ले चुके हो, 4 बार बिहार में ले चुके हो, कभी तो इतना बड़ा दिल दिखाइए किसी मुसलमान को आप सीएम बना दीजिएगा। अब बात अभी बीजेपी की हो रही थी कि इतना लाभ, उतना लाभ, इतनी जीएसटी दे दी, इतना जीएसटी दे दी। और मैं करता हूं मेरे भाई सियासी हिस्सेदारी की बात। जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि बीजेपी को मुसलमान वोट देने में कितनी कंजूसी करता है। और मैं जिस दिन से मोदी जी की सरकार आई है, जफरुल इस्लाम साहब से लेकर, गुलाम अली खटाना साहब से लेकर, नजमा हेबतुल्लाह से लेकर, मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर, मैं दिखाऊंगा आपको कितने लोग राज्यसभा गए हैं, कितने मंत्री बने हैं। और बीजेपी को जब मौका मिला है तो इस देश का राष्ट्रपति कलाम जैसा अजीम आदमी बना है, अजीम लीडर बना है। तो मैं कहता हूं कि बीजेपी को वोट मुसलमानों ने दिया नहीं दिया, हिस्सेदारी उनकी रही है। मुसलमानों ने अपनी दिल, अपनी जान, अपना खून, अपना जिगर, अपना माल, यहां तक कि अपने जवान बच्चों की कुर्बानियां दी हैं। क्या दिया है कांग्रेस ने, क्या दिया है बीजेपी ने, सॉरी समाजवादी ने, क्या दिया है उनको, तेजस्वी ने क्या दिया है। मैं कहता हूं एमवाई फैक्टर अगर है तो बिहार में इस बार महागठबंधन ऐलान करे ना, सीएम मुसलमान को बना दे। मैं ओके दीपक रंजन जी, जवाब दे दीजिए क्योंकि आज कांग्रेस नहीं है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन भी आप ही कर रहे हैं। अनुराग भाई, मुफ्ती भाई की बात आ गई। मुफ्ती भाई की बात को मैं आगे पहुंचाने की बिल्कुल बात करूंगा और आपके माध्यम से सब लोग इस बात को सुन रहे हैं। लेकिन जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री का कभी कोई नहीं रहा। और जिस सरकारों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन प्रांतों में एक बार सीएम बना दो, मुख्यमंत्री है वो चुप मुख्यमंत्री बन करके बने, उनका कोई वजूद, उनका कोई मतलब है क्या? नहीं कासमी साहब, उससे ज्यादा बड़ी बात ये है, उससे ज्यादा बड़ी बात ये दीपक जी, आपको इस पर जवाब देना चाहिए कि 243 सीटों में आपको लगता है कि मात्र 19 सीटों पर ही मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मंत्री हैं, आपको लगता है 243 में से मात्र 19 सीटों पर ही मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? तकरीबन 40 सीटों पर मुस्लिम प्रभाव डालते हैं बिहार में। बिहार में कम से कम 40 सीटों पर तो दे देते दीपक जी। मैं कह रहा हूं कि आप अनुराग भाई अपने डिबेट के माध्यम से हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश ना करें। अब आप हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश ना करें। हिंदू भाई भी हमारे, अब आप आगे भाई भी हमारे उतने। अगर मुसलमान की हिस्सेदारी मांगी जाएगी हमारे तो पार्टी के इंडिया, आज तो मुस्लिम मुस्लिम हो रहा है, कौन सा हिंदू हो गया? हिंदू मुस्लिम पूरे पैनलिस्ट को रखिएगा। चल रहे हो। अरे एसएन सिंह सर, हिंदू मुस्लिम बैंकर की भूमिका में आकर नहीं, सौरभ मालवीय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। एसएन सिंह सर, आज तो मुस्लिम मुस्लिम हो रहा है, ये हिंदू कहाँ होगा? आप हिंदू मुस्लिम कराने की मैं कह रहा हूँ, देखिए इसको हकमार पार्टी कहिए, मैंने वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की बात की, जो योग्य व्यक्ति रहेगा उसका हक मार लेंगे। अरे सर, हिंदुओं का हक मार। मैंने तो ये पूछा आपसे कि 243 सीटों में से महागठबंधन में सिर्फ 19 मुस्लिम उम्मीदवार क्यों? किसानों का मैंने तो ये पूछा। यहाँ पर वजाहत कासमी हो चाहे शादाब खान हो, वो पूछ रहे हैं कि आप वीआईपी पार्टी के उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं लेकिन मुस्लिमों का एक चेहरा घोषित नहीं कर सकते उप मुख्यमंत्री के लिए। मैंने तो ये सवाल पूछा, इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ हो रहा है? समाजवादी पार्टी के आपको जवाब नहीं देते बन रहा दीपक भाई, तो आप सीधे कहिए कि मैं आपसे ना पूछूं। बेरोजगारी की एक बार आपको जवाब देते नहीं बन रहा तो आप सीधे कहिए ना कि मैं आपसे ना पूछूं। भाई आप मैंने आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घोषित ही कर दें मुसलमानों का चेहरा, घोषित कर दें, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी घोषित कर दें, घोषित कर देंगे। इसलिए इनको हकमार पार्टी कहते हैं। और अभी हमारे 20 सेकंड आपके, फिर शादाब भाई आ रहा हूँ, फिर सौरभ जी आपके पास आ रहा हूँ। 10 सेकंड। देखिए अभी हमारे एक मुस्लिम भाई ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। हाँ, वोट करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं क्योंकि वो बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप तय कर लीजिए कि आप वोट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन जितने राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, भारत के मुसलमान हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, मानते हैं। और हमारी सभी योजनाओं का लाभ 25 से 27% ऐसा डेटा कहता है
भारत के सभी राष्ट्रवादी मुसलमान पाते हैं, लेकिन जानते हैं जो कट्टरता की आग में देश को झोंकने का कार्य करेगा और यहाँ चैनल पर बैठ के केवल हिंदू मुसलमान करेगा, उनको लगता है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों के हित में कार्य नहीं करती है। नहीं तो मैं दोबारा कहता हूं कि सरकार के 400 योजनाओं में से 400 योजनाओं का हमारे हिंदू भाई जितने अधिकार से पाते हैं उतने मुस्लिम भाई पाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, ओवैसी साहब की पार्टी जो सिर्फ मुस्लिमुद्दीन का के जो एमवाई समीकरण करके मुसलमानों के हक मारने का कार्य करती है, वो डंके की चोट पे आज बताए ना कि मुसलमानों को कब हक दी और आगे कब हक देना। नहीं, ये शादाब भाई, इस पर जवाब आपको भी देना चाहिए। सौरभ सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। शादाब भाई, ये जवाब तो आपको भी देना चाहिए कि भाई मैं मानता हूं कि आप लोग, आपके चूंकि पार्टी में ही नाम में मुसलमान है, तो मैं उम्मीद नहीं करता कि बहुत ज्यादा कोई, मुझे जहां तक जानकारी है कि बिहार में आपने एक हिंदू उम्मीदवार उतारा है मैदान में, लेकिन मैं उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं करता। लेकिन मुसलमानों की हक की बात आप लोगों के लिए क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए सीमित नहीं है? उनके उत्थान के लिए आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन कितना है? एक उम्मीदवार तो कसम खाने के हमारे लिए मुसलमानों की बात करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी कोई बात करने तैयार नहीं है, उनका कोई नाम लेने तैयार नहीं है। हमारे राणा रणजीत साहब हमारे कैंडिडेट हैं और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। वजाहत भाई फिर मैं कुछ बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे जल्दी से, मैं सौरभ जी के पास जाना चाह रहा हूँ। समाजवादी के प्रवक्ता बीच में उनको अखिलेश जी ने इसलिए भेजा है कि अगर फाजिल सवाल करे, शादाब सवाल करे तो उनको बोलने नहीं देना है, उनकी बातों का जवाब देने की हिम्मत तो नहीं है। आपके रिप्रेजेंटेशन, आप 4 बार चीफ मिनिस्टर बने, एक बार आप मुसलमान, ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि अखिलेश जी में अगर हिम्मत है, अगर वो हमसे नफरत नहीं करते हैं, हमारे को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो बोले कि शुरू के 2.5 साल मुसलमान चीफ मिनिस्टर होगा, बाद के 2.5 साल हम बनेंगे। हमने तो 4 बार आपको बनवा दिया ना। मुझे लगता है शादाब भाई, मोरओवर आप 2027 पर फोकस कीजिए। 2027 में क्या अखिलेश बोल देंगे क्या कि मैं मुख्यमंत्री तो बनूंगा लेकिन मेरे साथ में डिप्टी सीएम जो होगा वो मुस्लिम होगा? वो ये घोषित कर सकते हैं क्या? खैर, मैं आ रहा हूं, फाजिल भाई आ रहा हूं आपके पास। सौरभ मालवीय जी बहुत देर से सुन रहे हैं। सौरभ सर, हमारे देश का क्या ये स्याह पहलू है क्या? क्योंकि सबको पता है कि मुस्लिम एक मुश्त होकर किधर जाएगा, तो क्या बस उसी की खींचतान है क्या? वही खींचतान AIMIM की तरफ से, वही खींचतान समाजवादी पार्टी की तरफ से, और ऐसे में नतीजा ये कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक रोबोटिक वोट बैंक बनकर रह गया। देखिए अनुराग जी, ये बिल्कुल सच भी है और आजाद भारत में स्वतंत्रता के बाद से देखा जाए तो सबसे पिछड़ा हुआ और सभी के लिए एक वोट बैंक की जागीर बना हुआ मुस्लिम समाज, ये लाइन हमेशा पॉलिटिक्स में दौड़ती है, चलती आ रही है, इसके लाभ उठाते हैं। ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी मुसलमान हैं जो मुसलमानों की बात करते हैं। तो राजनीति में एक दल, एक नेता केवल मुसलमान की बात करता है, इसका मतलब लोकतंत्र में वह बता रहा है कि जाति जिंदा है, धर्म जिंदा है और उसके आधार पर ही हमें चलना है। सच्चर कमेटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लगातार 60 वर्षों तक केंद्र में सरकार, राज्यों में, अलग अलग राज्यों में सरकार कांग्रेस की रही, लेकिन मुसलमान कांग्रेस और कांग्रेस तक ही सिमट के रहे। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों की बुनियादी हालत कितनी खराब थी। ऐसे में यदि अखिलेश यादव MY समीकरण में M गायब करते हैं तो उन पर आरोप लगता है। ये सौरभ सर, आपका आकलन क्या? ये अखिलेश यादव डरने लगे कि भाई एक मुश्त 80% वोट बैंक मुझसे छिटक जाएगा अगर मैं M को मुस्लिम कहूंगा तो? अनुराग जी, उसी पर आता हूं। अखिलेश यादव MY समीकरण में M को मुसलमान से हटते हैं बिहार की बातों में या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आते हैं और ये ओवैसी साहब प्रश्न खड़ा करते हैं, तो इसका मतलब है कि PDA मतलब होता है परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन। इससे न बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी बाहर है, इससे न अखिलेश की पार्टी उत्तर प्रदेश में बाहर है, और कुल मिला के ये जब ऐसा है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसका मतलब यही हो गया कि मुसलमान परिवारवाद आपके एनडीए में जिस तरीके से हावी है वो किसमें हावी है? एनडीए में जिस तरीके से परिवारवाद हावी है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए मालवीय। अरे सर, परिवारवाद की बात कम से कम समाजवादी पार्टी को ना कहें। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव परिवार का मुख्यमंत्री कोई होगा, मैं कह रहा हूँ सभी पार्टियों में रस्साकशी होती है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? भाई सभी पार्टियों में रस्साकशी होती है ना, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? समाजवादी पार्टी जीती, ये घोषित है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, और परिवारवाद की बात करने वाला इस डिबेट में कौन? समाजवादी पार्टी। ठीक है, लेकिन दीपक रंजन जी, आखिर में एक बात कह रहा हूँ, 243 सीटें और मात्र 19 पर मुस्लिम कैंडिडेट बहुत सारी चीजों को क्लियर कर देते हैं कि आप लोग किस तरीके से देखते हैं मुस्लिम वर्ग को। बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है।